क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस, चमचमाती बोर्ड रूम्स और सत्ता के ऊंचे गलियारों में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका दिमागी ढांचा एक सीरियल किलर से मिलता है। जब भी हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत हॉलीवुड फिल्मों के वो खौफनाक विलेन्स याद आते हैं जो हाथ में कुल्हाड़ी या आरी लेकर अंधेरी गलियों में घूमते हैं। हमें लगता है कि साइकोपैथ सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे या किसी पागलखाने के हाई सिक्योरिटी वार्ड में ही मिल सकते हैं। लेकिन खोजी पत्रकार जॉन रॉनसन ने अपनी रिसर्च में एक ऐसा सच उजागर किया है जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। सच्चाई यह है कि असली सबसे खतरनाक और हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ जेलों में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के टॉप फ्लोर्स पर आलीशान सूट बूट पहनकर अरबों डॉलर्स के फैसले ले रहे हैं। जॉन रॉनसन की यह खोजी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें इंग्लैंड के सबसे बदनाम मनोरोग अस्पताल ब्रॉडमूर जाने का मौका मिला। वहां उनकी मुलाकात टोनी नाम के एक कैदी से हुई। टोनी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह पागल है। वह बेहद संस्कारी, तार्किक और सम्मोहक तरीके से बात कर रहा था। टोनी ने जॉन से कहा, मुझे यहाँ जबरदस्ती बंद किया गया है। मैंने सिर्फ एक मामूली जुर्म किया था, लेकिन जेल से बचने के लिए मैंने पागल होने का नाटक किया। मुझे लगा कि पागलखाना जेल से बेहतर होगा, लेकिन अब ये डॉक्टर मेरी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जॉन को टोनी की बातों पर पूरा भरोसा हो गया, लेकिन जब उन्होंने वहां के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने एक बेहद डरावना सच बताया। डॉक्टरों ने कहा, टोनी ही वो असली साइकोपैथ है जिससे तुम्हें बचकर रहना चाहिए। वह पागल नहीं है, वह भावनाहीन है। वह जो ये मासूमियत और हमदर्दी दिखा रहा है वो उसका असली चेहरा नहीं है। वो सिर्फ एक मुखौटा है जिसे उसने तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए पहना है। यहीं से जॉन रॉनसन का दिमाग घूम गया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर साइकोपैथ्स के पास इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि वे क्रूर और भावनाहीन होने के बावजूद खुद को बेहद आम, शरीफ और सम्मोहक दिखा सकते हैं, तो फिर वे सिर्फ अपराध की दुनिया में ही क्यों होंगे? वे तो कॉरपोरेट जगत और राजनीति में भी सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। जब जॉन ने इस पर गहरी रिसर्च की तो उनके सामने जो आंकड़े आए वे चौंकाने वाले थे। मेडिकल साइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की आम आबादी में साइकोपैथ्स की संख्या सिर्फ 1% है, यानी हर 100 में से एक इंसान साइकोपैथ हो सकता है। लेकिन जब बात कॉरपोरेट जगत के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, सीईओ और बड़े लीडर्स की आती है तो यह आंकड़ा सीधे 4 गुना बढ़ जाता है। कॉरपोरेट लीडर्स में करीब 4% लोग पूरी तरह से क्लिनिकल साइकोपैथ होते हैं। इस डार्क मैकेनिज्म को समझने के लिए जॉन की मुलाकात साइकोपैथ रिसर्च के गॉडफादर कहे जाने वाले बॉब हरे से हुई। बॉब हरे ने सालों की रिसर्च के बाद एक ऐसा गुप्त पैमाना तैयार किया था जो इंसानी चेहरे के पीछे छिपे असली भेड़िए को बेनकाब कर देता था। इस पैमाने को दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां और कोर्ट PCLR यानी साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड के नाम से जानती है। बॉब हरे ने जॉन से कहा, अगर तुम इस लिस्ट के नियमों को समझ गए तो तुम पल भर में जान जाओगे कि क्यों दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन असल में एक जिंदा रोबोट है। वैज्ञानिकों ने जब एक बेहद मशहूर और कामयाब CEO के व्यवहार को इस लिस्ट के साथ डिकोड किया तो पता चला कि वो इंसान बिना एक भी खून किए हजारों लाखों लोगों की जिंदगी और उनके परिवारों को पल भर में तबाह करने की एक ऐसी अलौकिक क्षमता रखता था जिसे देखकर खुद मेडिकल साइंस के होश उड़ गए। एक साइकोपैथ को पागलखाने के डॉक्टर नहीं बल्कि यह 20 अंकों का एक गुप्त पैमाना पहचानता है जिसे मेडिकल साइंस PCLR यानी साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड कहती है। जब जॉन रॉनसन ने इस चेकलिस्ट को पढ़ना शुरू किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आया कि साइकोपैथ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हर वक्त गुस्से में रहता हो, बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जो अंदर से पूरी तरह खाली है, लेकिन बाहर से वो किसी भी आम इंसान से ज्यादा परफेक्ट दिखाई दे सकता है। बॉब हरे की इस लिस्ट का सबसे पहला और सबसे खतरनाक हथियार है सुपरफिशियल चार्म यानी ऊपरी सम्मोहन। एक आम इंसान जब किसी से मिलता है तो वह झिझकता है, नर्वस होता है, लेकिन एक साइकोपैथ के पास कमाल की भाषा शैली और बॉडी लैंग्वेज होती है। वह बहुत जल्दी भांप लेता है कि सामने वाले इंसान को क्या सुनना पसंद है। वह आपकी आंखों में आंखें डालकर इतनी गर्मजोशी से बात करेगा कि आपको लगेगा कि इससे बेहतर इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इस लिस्ट का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है पैथोलॉजिकल लाइंग यानी आतन और क्रूर झूठ।
हम और आप जब झूठ बोलते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आवाज कांपने लगती है, क्योंकि हमारा ज़मीर हमें कचोटता है। लेकिन साइकोपैथ के पास ज़मीर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। वह ऐसा झूठ बोल सकता है जिसका कोई सिर पैर न हो, और पकड़े जाने पर भी उसकी चेहरे की एक मांसपेशी तक नहीं हिलेगी। वह बिना किसी झिझक के अपने झूठ को डिफेंड करने के लिए एक और नया झूठ कर देगा। लेकिन जो चीज इन सूट-बूट वाले कॉर्पोरेट शिकारियों को सबसे ऊपर ले जाती है, वो है अहंकार की पराकाष्ठा। वे खुद को कोई आम इंसान नहीं समझते। उन्हें पूरा यकीन होता है कि वे बाकी की इंसानी आबादी से कहीं ऊपर है। वे नियम और कानूनों से परे है, और यह दुनिया सिर्फ उनके इशारों पर चलने के लिए बनी है। जब आप इस लक्षण को किसी बड़े बिजनेस लीडर या तानाशाह में देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी पैथोलॉजी का हिस्सा है। और इस पूरी चेकलिस्ट का सबसे कोर लक्षण जो एक नॉर्मल इंसान को साइकोपैथ से अलग करता है, वो है पछतावे और ग्लानि का पूर्ण अभाव। अगर कोई आम इंसान अपनी गलती से किसी को छोटा सा नुकसान भी पहुंचा दे तो उसे रात को नींद नहीं आती। लेकिन एक साइकोपैथ चाहे किसी का पूरा घर उजाड़ दे, किसी को सड़क पर ले आए, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वह दूसरों के आंसुओं और दर्द को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर बदलते हुए कुछ नंबर्स। जॉन रॉनसन ने जब इस लिस्ट के शुरुआती 5 लक्षणों को देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि कॉर्पोरेट जगत के कई बड़े लीडर्स, जो कड़े और क्रूर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, वे इस लिस्ट पर फुल मार्क स्कोर कर रहे थे, जिसे पूरी दुनिया मजबूत लीडरशिप और स्टील जैसे इरादे कह रही थी। वह असल में क्लिनिकल साइकोपैथ का सबसे सटीक उदाहरण था। इसी दिमागी ढांचे को और करीब से देखने के लिए जॉन रॉनसन ने अमेरिका के एक ऐसे मशहूर कॉर्पोरेट लीडर का इंटरव्यू लेने का फैसला किया जिसका नाम सुनते ही उस दौर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसा सीईओ जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि खौफ से चैनसॉ यानी आरी बुलाते थे, क्योंकि उसे लोगों के घर उजाड़ने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। इतिहास में एक ऐसा सीईओ भी हुआ जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि खौफ से चैनसॉ यानी आरी बुलाते थे, क्योंकि उसे लोगों के घर उजाड़ने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। इस इंसान का असली नाम था अल्बर्ट जे डनलप, जिसे पूरी वॉल स्ट्रीट चेनसॉ अल के नाम से जानती थी। अल डनलप कोई मामूली मैनेजर नहीं था। वह अमेरिका की बड़ी बड़ी डूबती हुई कंपनियों को बचाने वाला एक मसीहा माना जाता था। लेकिन उसका कंपनियों को बचाने का तरीका बेहद क्रूर था। जैसे ही वो किसी कंपनी की कमान संभालता, उसका पहला काम होता था लागत कम करने के नाम पर हजारों कर्मचारियों को नौकरी से लात मारकर बाहर निकाल देना। जब उसने सनबीम नाम की कंपनी का चार्ज लिया तो उसने सिर्फ एक ही दिन में पूरे 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एक ही झटके में 11,000 परिवारों की आजीविका खत्म हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन जानते हैं इस तबाही का वॉल स्ट्रीट और शेयर मार्केट पर क्या असर हुआ? जैसे ही अल डनलप ने इन मास फायरिंग्स का ऐलान किया, सनबीम कंपनी के शेयर्स रातों रात 60% ऊपर भाग गए। इन्वेस्टर्स खुश थे, कॉर्पोरेट बोर्ड जश्न मना रहा था। जिस बेरहमी ने हजारों घरों में अंधेरा कर दिया, उसे इकोनॉमी की भाषा में एफिशिएंसी और सफल रीस्ट्रक्चरिंग कहा गया। जॉन रॉनसन इस इंसान की असलियत जानने के लिए उसके आलीशान विला में पहुंचे। वह विला किसी महल जैसा था, जहां चारों तरफ हिंसक जानवरों जैसे शेर, चीते और भेड़ियों के बड़े बड़े स्कल्पचर्स, मूर्तियां लगे हुए थे। अल डनलप ने बड़े गर्व से उन मूर्तियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है जॉन, इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार, और मैं एक शिकारी हूँ। जॉन ने अपनी जेब से बॉब हरे की वही PCLR साइकोपैथ चेकलिस्ट निकाली और अल डनलप के सामने एक एक करके वो लक्षण पढ़ने शुरू किए। जॉन देखना चाहते थे कि अपनी इस क्रूरता पर अल का क्या रिएक्शन होता है। जॉन ने कहा, अल, इस लिस्ट में एक लक्षण है, लैक ऑफ एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी, यानी दूसरों के दर्द को न समझ पाना। जब आपने हजारों लोगों को निकाला, क्या आपको उनके बच्चों और उनके भविष्य का ख्याल नहीं आया? अल डनलप ने बिना पलक झपकाए अपनी ठंडी आंखों से जॉन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सहानुभूति, यह कमजोर लोगों की बीमारी है। अगर मैं इन्वेस्टर्स का पैसा बचाने के लिए लोगों को निकाल रहा हूं, तो मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा, मैं तो उन पर उपकार कर रहा हूं।
दया और करुणा जैसी भावनाएं कॉरपोरेट जगत में सिर्फ मंदी लाती है। जॉन ने अगला पॉइंट पढ़ा, सुपरफिशियल चार्म और ग्रैंडियोस सेल्फ वर्थ। अल ने इन लक्षणों को भी एक गाली की तरह नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत की तरह स्वीकार किया। उसने कहा, हाँ, मैं खुद को बाकी लोगों से बेहतर समझता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो मैं इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचता। एक लीडर को पत्थर दिल होना ही पड़ता है। जब जॉन रॉनसन ने उसके उस आलीशान विला में बैठकर उसकी आंखों में देखा तो उसे समझ आया कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक और ठंडे दिमाग वाले शिकारी से बात कर रहा है। अल डनलप के अंदर पछतावे या ग्लानि का एक भी अंश नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस दिमागी डिफेक्ट को मेडिकल साइंस पागलखाने में बंद करने की वजह मानती थी, हमारी मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी उसी डिफेक्ट के लिए अल डनलप को करोड़ों डॉलर्स के बोनस और पुरस्कार दे रही थी। यहीं पर जॉन रॉनसन को मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे बड़ा और डार्क सच समझ में आया। सच्चाई यह है कि हमारा आधुनिक सिस्टम समझदार, दयालु या संवेदनशील लोगों को ऊपर नहीं भेजता। वो जानबूझकर पत्थर दिल लोगों का चुनाव करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? कॉरपोरेट सीढ़ियां चढ़ने के लिए एक इंसान के अंदर किस तरह का न्यूरोलॉजिकल शॉक होना जरूरी है? अगर आप किसी कंपनी के सबसे टॉप पर बैठना चाहते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा दिमागी डिफेक्ट होना चाहिए जो दूसरों के आंसुओं को देखने से साफ इनकार कर दे। क्यों हमारा आधुनिक ढांचा इन सूट बूट वाले भेड़ियों को मसीहा बनाकर पेश करता है? सच्चाई यह है कि हमारा आधुनिक सिस्टम समझदार, दयालु या संवेदनशील लोगों को ऊपर नहीं भेजता। वो जानबूझकर पत्थर दिल लोगों का चुनाव करता है, जिसे हम और आप सफलता की अंधी दौड़ कहते हैं। वह असल में साइकोपैथिक लक्षणों के लिए एक बहुत बड़े फिल्टरिंग इंजन की तरह काम करती है। जरा सोचिए, एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को अपने सबसे ऊंचे पद यानी सीईओ के लिए किस तरह के इंसान की जरूरत होती है? उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना किसी भावना के फैसले ले सके। जब कंपनी घाटे में चल रही हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहें कि हजारों कर्मचारियों की छंटनी करनी होगी, तो एक संवेदनशील और आम इंसान का दिल कांप उठेगा। वह सोचेगा कि उन कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। नतीजा, वह फैसला लेने में संकोच करेगा, उसके कदम डगमगाएंगे। लेकिन यहीं पर एक साइकोपैथ बाजी मार ले जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सहानुभूति का सर्किट ही गायब होता है। उसे ऐसे फैसले लेने में रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं होती। वह बिना पलक झपकाए एक पेपर पर दस्तखत करता है और हजारों लोगों को सड़क पर ला खड़ा करता है। कॉरपोरेट बोर्ड उसकी इस क्रूरता को कूलनेस अंडर प्रेशर यानी दबाव में शांत रहने की अद्भुत क्षमता मानकर उसे करोड़ों का बोनस थमा देता है। इंसानी समाज ने अनजाने में एक ऐसा ढांचा तैयार कर लिया है जहां एक साइकोपैथ के अवगुण बिजनेस की दुनिया में उसकी सबसे बड़ी योग्यता बन जाते हैं। जिस चीज को मेडिकल साइंस सहानुभूति की कमी कहती है, कॉरपोरेट की भाषा में उसे तथ्य आधारित कठोर फैसले लेना कहा जाता है, जिसे डॉक्टर ऊपरी सम्मोहन कहते हैं। बिजनेस की दुनिया उसे शानदार नेतृत्व क्षमता और करिश्मा मान लेती है। साइकोपैथ का आतन और क्रूर झूठ बोलना यहाँ रणनीतिक जनसंपर्क और बेहतरीन पीआर बन जाता है, और उसकी बिना डर के जोखिम उठाने की लत को लोग क्रांतिकारी और दूरदर्शी सोच का नाम दे देते हैं। जो चीजें एक आम इंसान को समाज से अलग थलग कर देती है, वही चीजें किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में तारीफ के काबिल बन जाती है। यही वजह है कि जब कोई साइकोपैथ किसी कंपनी में काम करना शुरू करता है तो वह बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है। वह अपने सहकर्मियों को मैनिपुलेट करता है, दूसरों के काम का क्रेडिट खुद ले लेता है, और अगर रास्ते में कोई रोड़ा अटकाए तो उसे बिना किसी गिल्ट के नौकरी से बाहर करवा देता है। वह कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे हराना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि आम इंसान अपने नैतिक मूल्यों से बंधा होता है, जबकि साइकोपैथ के लिए कोई नियम होते ही नहीं। वे समाज के सामने एक ऐसा मुखौटा पहनते हैं जो इतना चमकदार होता है कि लोग उनके पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं। वे मंच पर खड़े होकर जब दुनिया बदलने और क्रांति लाने की बातें करते हैं तो उनके शब्दों में एक ऐसा सम्मोहन होता है जो लाखों करोड़ों लोगों को उनका मुरीद बना देता है। वे आपके दिमाग के हर इमोशन ट्रिगर को इतनी बारीकी से जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। एक साइकोपैथ जब आपसे बात करता है तो वो आपकी आंखों में आंखें डालकर वो झूठ बोल सकता है
जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए, लेकिन उसकी पलक तक नहीं झपकेगी। अब हम जानेंगे कि यह सम्मोहन का इंजन कैसे काम करता है। एक साइकोपैथ जब आपसे बात करता है तो वो आपकी आंखों में आंखें डालकर वो झूठ बोल सकता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए, लेकिन उसकी पलक तक नहीं झपकेगी। वे आपके दिमाग के हर इमोशन ट्रिगर को इतनी बारीकी से जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। इसे साइकोलॉजी की दुनिया में द मैनिपुलेशन इंजन यानी सम्मोहन का इंजन कहा जाता है। जॉन रॉनसन ने अपनी रिसर्च में पाया कि उच्च स्तर के साइकोपैथ्स के पास बात करने की एक ऐसी अद्भुत कला होती है जिसे वैज्ञानिक कमीलियन इफेक्ट, गिरगिट जैसा बर्ताव कहते हैं। वे किसी भी आम इंसान से मिलते ही कुछ ही सेकंड्स में उसकी कमजोरियों, उसकी इच्छाओं और उसके डर को भांप लेते हैं। अगर आप किसी भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं तो वो अचानक दुनिया के सबसे हमदर्द इंसान बन जाएंगे। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो एक ऐसे मेंटोर का मुखौटा पहन लेंगे जो आपके सपनों को सच कर सकता है। लेकिन याद रखिए, यह हमदर्दी असली नहीं होती। वे अंदर से पूरी तरह से सुन्न होते हैं। वे सिर्फ वही नाटक कर रहे होते हैं जो आपको उनके करीब ला सके। इस सम्मोहन का सबसे बड़ा हथियार है फेकिंग इमोशनल डेप्थ या भावनाओं का झूठा प्रदर्शन। चूंकि साइकोपैथ्स के अंदर प्राकृतिक रूप से कोई भावनाएं नहीं होती, इसलिए वे बचपन से ही दूसरों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। वे सीखते हैं कि लोग कब हंसते हैं, कब रोते हैं और दुखी होने पर चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते हैं। वे इन सब चीजों को एक एक्टर की तरह हूबहू कॉपी करना सीख जाते हैं। वे जरूरत पड़ने पर आपकी सहानुभूति जीतने के लिए घड़ियाली आंसू भी बहा सकते हैं, जबकि उनके दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। कॉरपोरेट बोर्डरूम्स या राजनीति के मंच पर यह कला एक घातक हथियार बन जाती है। जब ये लीडर्स हजारों लोगों के सामने खड़े होकर किसी क्रूर फैसले को सही ठहराते हैं, तो वे अपनी आवाज में एक ऐसा झूठा आत्मविश्वास और कृत्रिम दर्द पैदा करते हैं कि लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। इसी कला का एक और रूप है गैसलाइटिंग यानी मानसिक भ्रम पैदा करना। अगर आपको उनके किसी फैसले पर शक भी हो तो वे अपनी बात को इस तरह घुमाएंगे कि अंत में आपको अपनी ही काबिलियत, अपनी ही याददाश्त और अपनी ही समझ पर शक होने लगेगा। वे आपको यह मानने पर मजबूर कर देंगे कि समस्या उनके फैसले में नहीं बल्कि आपकी छोटी सोच में है। यही वो दिमागी जाल है जिसके दम पर बड़े बड़े घोटालेबाज और तानाशाह इतिहास में लाखों लोगों को विनाश की राह पर ले गए और लोगों को लगा कि वे किसी मसीहा के पीछे चल रहे हैं। वे भूल गए कि वे किसी मसीहा के नहीं बल्कि एक बेहद ठंडे दिमाग वाले शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, तो एक साइकोपैथ जेल की काल कोठरी में क्यों सड़ता है और दूसरा अरबों के आलीशान पेंट हाउस में ऐश क्यों करता है? इन दोनों के बीच का यह बारीक फासला क्या है? एक साइकोपैथ जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और दूसरा अरबों के प्राइवेट जेट में घूम रहा है। इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज का फासला है और वो फासला इतना मामूली है कि अगर आप उसे जान गए तो आप अपने आसपास के सफल लोगों को कभी उस नजर से नहीं देख पाएंगे। एक साइकोपैथ जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और दूसरा अरबों के प्राइवेट जेट में घूम रहा है। इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज का फासला है और वो फासला इतना मामूली है कि अगर आप उसे जान गए तो आप अपने आसपास के सफल लोगों को कभी उस नजर से नहीं देख पाएंगे। जॉन रॉनसन ने जब ब्रॉडमूर जैसी जेलों के हिंसक कैदियों और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े अरबतियों के प्रोफाइल्स को एक साथ रखकर देखा तो उन्हें समझ आया कि साइकेट्रिस्ट की भाषा में दो तरह के साइकोपैथ होते हैं। पहले होते हैं अनसक्सेसफुल साइकोपैथ्स और दूसरे होते हैं सक्सेसफुल साइकोपैथ्स। नाकाम साइकोपैथ वो होते हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिनका IQ कम होता है और जिनमें अपने गुस्से या अपनी इच्छाओं को काबू करने का कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। वे बहुत जल्दी हिंसक हो जाते हैं, सड़कों पर सरेआम अपराध करते हैं और बिना किसी प्लानिंग के पकड़े जाते हैं। समाज उन्हें अपराधी कहता है और पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं कामयाब साइकोपैथ। ये वो लोग हैं जो अमीर परिवारों में पैदा होते हैं या अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के दम पर उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। सबसे बड़ी बात, इनका अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पर गजब का नियंत्रण होता है। वे जानते हैं कि कानून की सीमा में रहकर कैसे शिकार किया जाता है। वे किसी सुनसान सड़क पर किसी का खून नहीं करते। वे बंद कमरों में लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत करके किसी पूरी कंपनी को दिवालिया कर देते हैं।
वे लाठी डंडों से किसी पर हमला नहीं करते। वे एक ईमेल भेजकर हजारों लोगों को नौकरी से निकालकर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। इतिहास गवाह है कि दोनों के दिमाग के अंदर एक ही तरह की न्यूरोलॉजिकल कोडिंग चल रही होती है। दोनों में ही दया, करुणा और पछतावे का नामो निशान नहीं होता, लेकिन एक को उसकी कम बुद्धि सलाखों के पीछे पहुंचा देती है और दूसरे को उसका हाई आईक्यू और पैसा फोर्ब्स मैगजीन के कवर पेज पर लाकर खड़ा कर देता है। जॉन रॉनसन को यह देखकर गहरा सदमा लगा कि हमारा कानून और हमारा समाज सिर्फ सड़क पर होने वाले अपराध को ही अपराध मानता है। जो इंसान किसी कंपनी का पूरा फंड चुराकर या इन्वेस्टर्स को धोखा देकर लाखों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई खा जाता है, उसे हम एक होशियार बिजनेसमैन या स्मार्ट इन्वेस्टर कहकर उसका सम्मान करते हैं। यह कोई दिमागी सोच या सिर्फ नजरिए का फर्क नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने जब इन दोनों तरह के इंसानों के दिमाग को आधुनिक एमआरआई मशीनों के अंदर रखकर स्कैन किया, तो जो तस्वीरें सामने आईं, उसने यह साफ कर दिया कि ये लोग हमारे जैसे नहीं हैं। यह कोई वैचारिक खराबी नहीं है, यह एक फिजिकल बायोलॉजिकल डिफेक्ट है। अगर आप एक साइकोपैथ के सामने किसी तड़पते हुए इंसान की फोटो रख दे, तो उसके दिमाग के अंदर वही रिएक्शन होगा जो एक सूखी लकड़ी को देखने पर होता है। उनका दिमाग कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जिसका इमोशन वायर जन्म से ही कटा हुआ है। अब हम इस मरे हुए अमिगडाला का सच जानेंगे। अगर आप एक साइकोपैथ के सामने किसी तड़पते हुए इंसान की फोटो रख दे, तो उसके दिमाग के अंदर वही रिएक्शन होगा जो एक सूखी लकड़ी या किसी बेजान चीज को देखने पर होता है। उनका दिमाग कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जिसका इमोशन वायर जन्म से ही कटा हुआ है। जब न्यूरोसाइंटिस्ट ने फंक्शनल एमआरआई मशीनों का इस्तेमाल करके इन हाई प्रोफाइल लीडर्स और अपराधियों के दिमाग का लाइव स्कैन किया, तो उन्हें इंसानी जीव विज्ञान का सबसे डरावना सच दिखाई दिया। हमारे दिमाग के ठीक बीच में बादाम के आकार का एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडला कहा जाता है। यह अमिगडाला ही इंसानी भावनाओं का पावर हाउस है। जब आप किसी बच्चे को रोते हुए देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं या किसी का दर्द महसूस करते हैं, तो आपका अमिगडाला पागलों की तरह चमकने लगता है। यही वो हिस्सा है जो आपके अंदर डर, करुणा, दया और अपराध बोध पैदा करता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने एक साइकोपैथ के दिमाग का स्कैन किया, तो उन्होंने देखा कि भयानक से भयानक हिंसा, चीख पुकार या किसी तड़पते हुए इंसान की तस्वीर देखने के बाद भी उनका अमिगडाला पूरी तरह से शांत, ठंडा और मृत पड़ा रहता है। उसमें बिजली की एक छोटी सी तरंग भी पैदा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि एक साइकोपैथ चाहकर भी दया या करुणा महसूस नहीं कर सकता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जन्मजात अंधे इंसान से रंगों की खूबसूरती बयां करने के लिए कहना। उसके पास वो अंग, वो सर्किट ही नहीं है जो भावनाओं को समझ सके। यही वजह है कि जब कोई कॉरपोरेट लीडर या साइकोपैथ बॉस अपनी ही कंपनी के हजारों लोगों को निकालता है या किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो वो कोई क्रूर बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ अपनी बायोलॉजी के हिसाब से काम कर रहा होता है। उसके लिए वो इंसान, वो रोते हुए कर्मचारी, हारमास के इंसान हैं ही नहीं। वे सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर घटते बढ़ते हुए कुछ बेजान आंकड़े हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मेडिकल साइंस के पास आज भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आप किसी साइकोपैथ को थेरेपी देकर या प्यार से समझाकर एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। जॉन रॉनसन ने पाया कि जब इन साइकोपैथ्स को जेलों में एम्पैथी काउंसलिंग यानी दूसरों का दर्द समझने की ट्रेनिंग दी गई, तो नतीजा और भी भयानक निकला। उन्होंने दूसरों का दर्द महसूस करना नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने यह सीख लिया कि दर्द में इंसान कैसा बर्ताव करता है, ताकि वे बाहर जाकर और भी बेहतर तरीके से लोगों को बेवकूफ बना सके। उन्होंने अपनी बीमारी को और ज्यादा अपग्रेड कर लिया। यही वो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है जिसने इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों और आधुनिक युग के सबसे बड़े बिजनेस स्कैमर्स को जन्म दिया है। वे किसी के सगे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो है सत्ता, नियंत्रण और जीत। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। जितने भी बड़े साम्राज्य बने या जितने भी बड़े रिफॉर्म्स आए, उनके पीछे किसी संत का नहीं, बल्कि एक भावनाहीन जल्लाद का हाथ था। लेकिन सवाल यह है कि जब आप ऐसे किसी इंसान के नीचे काम कर रहे हों या वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? एक कॉरपोरेट शार्क कभी सीधे हमला नहीं करती।
वो पहले आपकी कमजोरियों को समझेगी और फिर आपके ही भरोसे को आपके खिलाफ हथियार बनाएगी। इस दिमागी जंग को जीतने का गुप्त फॉर्मूला क्या है? एक कॉर्पोरेट शार्क कभी सीधे हमला नहीं करती। वो पहले आपकी कमजोरियों को समझेगी और फिर आपके ही भरोसे को आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाएगी। जब जॉन रॉनसन ने इस दिमागी खेल की गहराई को मापा, तो उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है, तो आपको इन शिकारियों के काम करने के तरीके को समझना ही होगा। चाहे आपका बॉस हो, आपका कोई चालाक कलीग हो या बिजनेस पार्टनर, अगर वह एक हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ है, तो वह ऑफिस में 3 चरणों में अपना जाल बिछाता है: असेसमेंट, मैनिपुलेशन और कंट्रोल। शुरुआती दिनों में ऐसा इंसान आपको अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक बनाकर पेश करेगा। वह आपकी तारीफों के पुल बांधेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी लेगा और यह दिखाएगा कि वह आपके करियर को चमकाना चाहता है। लेकिन असल में वह सिर्फ आपका असेसमेंट कर रहा होता है। वह यह देख रहा होता है कि आपका इमोशन ट्रिगर क्या है, आप किस बात से डरते हैं, किस तारीफ से पिघलते हैं और आपकी कमजोरी क्या है। जैसे ही उसे आपकी कमजोरियों का पता चलता है, उसका मैनिपुलेशन इंजन चालू हो जाता है। वह बहुत ही शातिर तरीके से आपके काम का क्रेडिट खुद लेने लगेगा। अगर कोई मीटिंग होगी, तो वह बड़े अधिकारियों के सामने आपकी आइडियाज को इस तरह पेश करेगा जैसे वो उसकी अपनी सोच थी। और सबसे खतरनाक हथियार जो वो इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं पैसिव एग्रेसिव गैसलाइटिंग। वह कभी आपसे सीधे झगड़ा नहीं करेगा। वह सबके सामने मुस्कुराकर आपकी तारीफ करेगा, लेकिन अकेले में आपकी काबिलियत पर ऐसे सवाल उठाएगा कि आपके अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह हिल जाएगा। वह आपको यह महसूस कराने लगेगा कि आप इस नौकरी के लायक ही नहीं है, और आप अनजाने में अपनी हर छोटी बड़ी चीज के लिए उस पर निर्भर होते चले जाएंगे। एक आम इंसान इस जाल में इसलिए फंस जाता है क्योंकि वह यह सोचता है कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा और ईमानदारी से बात करूंगा, तो मेरा बॉस एक दिन पिघल जाएगा। यहीं पर आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप एक ऐसे इंसान से इमोशन रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं जिसका अमिगडाला न्यूरोलॉजिकल रूप से पूरी तरह मृत है। आप उसे अपनी वफादारी के जितने मर्जी सबूत दे दे, उसके लिए आपकी वफादारी की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक आप उसके काम आ रहे हैं। जिस दिन आपका इस्तेमाल खत्म होगा, वो बिना एक सेकंड सोचे आपको कचरे के डिब्बे की तरह बाहर फेंक देगा। तो फिर इस दिमागी जंग को जीतने का रास्ता क्या है? आप एक ऐसे शिकारी को कैसे हरा सकते हैं जिसके पास खोने के लिए कोई भावना ही नहीं है? आज इस सफर के आखिरी कदम पर मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर भी घुटने टेक देगा। एक ऐसा सीक्रेट कोड जो शतरंज के इस खेल को हमेशा के लिए पलट देगा। अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जहां आपका सामना एक सूट बूट वाले शिकारी से हो चुका है, तो याद रखिए कि उससे सीधे लड़ना या भावुक होना आत्महत्या करने जैसा है। आप उस इंसान को कभी बातों से नहीं हरा सकते जिसके पास ज़मीर ही नहीं है। उसे हराने का सिर्फ एक ही वैज्ञानिक तरीका है, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में द ग्रे रॉक मेथड या बेजान पत्थर की तकनीक कहा जाता है। एक साइकोपैथ या मैनिपुलेटर को जिंदा रहने के लिए, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए एक ही ईंधन की जरूरत होती है, और वो है आपकी भावनाएं, आपका ड्रामा, आपका डर और आपका गुस्सा। जब वो आपको उकसाता है और आप रोने लगते हैं या डर जाते हैं, तो उसके दिमाग को एक डोपामाइन किक मिलती है। उसे लगता है कि वो आपकी जिंदगी का भगवान है। ग्रे रॉक फॉर्मूला कहता है कि आपको उस इंसान के सामने एक सड़क पर पड़े हुए बेजान, बोरिंग और धूसर रंग के पत्थर जैसा बन जाना है। जब वो आपके काम पर बेवजह चिल्लाए, तो बहस करने या रोने के बजाय अपनी आंखों के भाव बिल्कुल खाली कर लीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और बेहद शांत, सपाट आवाज में सिर्फ इतना कहिए, ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। जब वो आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे ताकि वो आपकी कमजोरियां ढूंढ सके, तो उसे दुनिया के सबसे उबाऊ जवाब दीजिए, हाँ, सब ठीक है, कुछ खास नहीं। जब आप अपनी हर भावना, हर गुस्सा और हर डर उनके सामने दिखाना बंद कर देते हैं, तो उनका मैनिपुलेशन इंजन पूरी तरह फेल हो जाता है। उनके दिमागी कंप्यूटर को समझ ही नहीं आता कि इस खाली दीवार पर कौन सा कोड रन किया जाए। चूंकि उन्हें आपसे कोई इमोशन, ड्रामा या डोपामाइन नहीं मिलता, इसलिए उनका आदिम दिमाग आपके ऊपर से दिलचस्पी खो देता है। वे किसी नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं और आप उनके इस जहरीले चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं।
जॉन रॉनसन को अपनी इस पूरी खोजी यात्रा के अंत में एक बहुत बड़ा जीवन का सत्य समझ में आया। वे कहते हैं कि द साइकोपैथ टेस्ट का असली मकसद यह नहीं है कि हम अपने आसपास के हर सख्त बॉस या हर गुस्से वाले इंसान को साइकोपैथ का लेबल लगा दें। इस किताब का असली मकसद हमें यह समझाना है कि हमारा आधुनिक समाज, हमारा कैपिटलिज्म और हमारी सत्ता की प्रणालियां अनजाने में एक ऐसा ढांचा बन चुकी है जो पत्थर दिल लोगों को सलाम करता है। और एक आम संवेदनशील इंसान होने के नाते आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी दया और करुणा ही है। बस आपको यह सीखना होगा कि अपनी इस कीमती भावना को इन शातिर शार्क मछलियों से बचाकर कैसे रखना है। आज इस सफर के आखिरी हिस्से में मैं आपको वो फाइनल कोड देने जा रहा हूं जिसके बाद दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उनकी बिछाई शतरंज के मोहरे बने रहेंगे या इस खेल के मास्टरमाइंड बनेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उनकी बिछाई शतरंज के मोहरे बने रहेंगे या इस खेल के असली मास्टरमाइंड बनेंगे? आज इस सफर के आखिरी पड़ाव पर जॉन रॉनसन हमें उस अंतिम सच से रूबरू कराते हैं जो आपके सोचने का रंग हमेशा के लिए बदल देगा। वे कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग जी रहे हैं। एक वो जो भावनाओं के धागों से आपस में बंधे हैं, जो किसी का दर्द देखकर रोते हैं और किसी की खुशी में हंसते हैं, और दूसरे वो जो इंसानी खाल में लिपटे हुए जैविक कंप्यूटर है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करना है। अमीर बनना, ताकतवर बनना या किसी बड़ी कंपनी के शिखर पर बैठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब होती है जब आप उस सफलता को पाने के लिए अपने अंदर के इंसान को मार देते हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी भावनाओं को बेचकर ऊपर पहुंचे हैं, उन्होंने सिर्फ तबाही मचाई है। तो अगली बार जब भी आप कॉरपोरेट जगत के किसी बड़े लीडर की चमक दमक देखें या ऑफिस में किसी चालाक कलीग के जाल में फंसने लगे, तो घबराने के बजाय अपने दिमाग को तुरंत इस बिहेवियरल चेकलिस्ट से गुजारिए। नंबर 1, क्या यह उसकी हमदर्दी है या सिर्फ एक मुखौटा? क्या सामने वाला इंसान सचमुच आपकी परवाह कर रहा है या वो सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदलकर आपकी कमजोरियां भांप रहा है? नंबर 2, क्या मैं कड़े फैसलों और क्रूरता के बीच का फर्क जानता हूं? क्या मेरा बॉस कंपनी को बचाने के लिए जरूरी फैसले ले रहा है या उसे लोगों की जिंदगी तबाह करने में एक आंतरिक गुप्त आनंद मिल रहा है? नंबर 3, क्या मेरी भावनाएं मेरी कमजोरी बन रही है? क्या मैं किसी मैनिपुलेटर के सामने अपना डर और गुस्सा दिखाकर उसे अपने दिमाग को कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल थमा रहा हूं? अगर आप इन 3 सवालों का सही वक्त पर सही जवाब ढूंढ लेते हैं तो बधाई हो, आपने आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप को हैक कर लिया है। अब कोई भी सूट बूट वाला भेड़िया आपका शिकार नहीं कर पाएगा। लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जंगलों में खूंखार जानवरों से अपनी जान बचाई थी। आज हमारा काम जंगलों में नहीं, बल्कि कंक्रीट के इन बड़े बड़े जंगलों और कॉरपोरेट ऑफिसेस में छिपे हुए इन ठंडे दिमाग वाले शिकारियों से अपने वजूद और मानसिक शांति को बचाना है। याद रखिए, आपका ज़मीर, आपकी सहानुभूति और आपका इंसानी होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ढाल है। इस हाल को मजबूत रखिए, ग्रे रॉक फॉर्मूले को अपना हथियार बनाइए और इस मानसिक खेल के असली विजेता बनिए।